रहस्यमयी दरवाजा। एक बार की बात है, नंदू नाम का एक लकड़हारा अपनी पत्नी सीमा के साथ रहता था। नंदू बहुत ही गरीब था। वो एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था। नंदू की लकड़ियां कभी बिकती तो कभी नहीं। यूं वो दोनों पति पत्नी 2 वक्त की रोटी भी ठीक तरह से नहीं खा पाते थे। ठीक से ना खाने की वजह से सीमा अक्सर बीमार पड़ने लगी। फिर बारिश का मौसम आता है, कोई भी नंदू से गीली लकड़ियां नहीं खरीद रहा था। अरे सेठ जी, ये लकड़ियां लेकर कुछ पैसे दे दो, मेरी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं है, और तो और उसने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। यह सुनकर वो दुकानदार कहता है, अरे नंदू, मैं ये गीली लकड़ियां लेकर क्या करूंगा, मुझे नहीं चाहिए। नंदू के लाख कहने पर भी दुकानदार उसे पैसे नहीं देता। नंदू उदास होकर घर आता है तो वो देखता है कि सीमा चारपाई पर खांसी जा रही थी। ये देख नंदू उल्टे पैर वापस बाहर चला जाता है। नहीं नहीं, मैं और सीमा को यूं भूख से तड़पता हुआ नहीं देख सकता, मुझे कुछ ना कुछ करना ही होगा। यूं वो एक दुकानदार के पास जाता है। भाई साहब, खाने के लिए कुछ है तो दे दो, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं बाद में लौटा दूंगा। क्या पैसे नहीं है? देख भाई, यहाँ उधारी नहीं चलती, और ना ही यहाँ कोई धर्मशाला खोल के रखी है मैंने, समझा? अब जा यहाँ से। दुकानदार को व्यस्त पाकर नंदू वहां से कुछ सामान लेकर भागने लगता है। अरे पकड़ो पकड़ो चोर, अरे वो मेरी दुकान से सामान चुरा कर भाग रहा है। यूं दुकानदार और कुछ लोग नंदू के पीछे भागने लगते हैं। नंदू भागते भागते जंगल में चला जाता है, लेकिन यूं भागते वक्त नंदू का चुराया हुआ खाना भी उसके हाथ से गिर जाता है। यह देख नंदू बहुत उदास होता है। हाय रे मेरी किस्मत, पहली बार चोरी की और वो भी हाथ से छूट गई। ऊपर से गांव वालों की नजर में चोर बन बैठा। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? सीमा बीमार है, मैं उसे ठीक से खाना भी नहीं खिला पा रहा हूँ। बेचारी को मेरी वजह से कितने दुख झेलने पड़ रहे हैं। अब उसे पता चला कि मैंने चोरी की है तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगी, मैं कैसे उसे अपनी शक्ल दिखाऊं? यूं वो उदास हो रहा था कि तभी एक बड़ा सा सांप उसकी ओर आता है। यह देख नंदू डर के मारे वहां से भागने लगता है। वो एक ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां से आगे जाने का कोई रास्ता नहीं रहता। वो जगह बहुत ही अजीब थी। वहां एक दरवाजा भी था। उसे देखकर, अरे ये मैं कहाँ आ गया, और ये कैसी जगह है, कैसा दरवाजा है ये, बड़ा ही अजीब है। तभी उस दरवाजे में से एक आवाज आती है। क्या हुआ, कौन हो तुम, यहाँ कैसे आ गए? नंदू दरवाजे को बात करते हुए देख डर जाता है। डरो मत, मैं एक रहस्यमयी दरवाजा हूँ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, कहो क्या बात है? यह सुनकर नंदू सारी बात दरवाजे को बता देता है। दरवाजा कहता है, नंदू, मुझ में ढेर सारा सोना और हीरे भरे पड़े हुए हैं, तुम अंदर जाकर जितना चाहे सोना और हीरे ले जाओ। यह सुनकर नंदू बहुत खुश होता है। वो दरवाजे में जाने ही वाला था कि उसे किसी बूढ़े आदमी की दर्द भरी आवाज सुनाई देती है। बेटा, मेरी मदद करो, मेरा अपना कोई नहीं है, मेरी बीवी बीमार है, उसकी देखभाल करने वाला भी कोई नहीं है, मेरी मदद करो बेटा। तब नंदू बूढ़े आदमी की ओर मुड़ता है कि तभी रहस्यमयी दरवाजा कहता है, अरे नंदू, ये क्या कर रहे हो? देखो, अगर मैं बंद हो गया तो फिर कभी नहीं खुलूंगा, मेरी बात मानो, जल्दी से अंदर आओ और जितना सोना चाहिए उतना ले जाओ। नहीं नहीं, अगर मेरी पत्नी सीमा को यह पता चला कि सोने की लालच में मैंने बूढ़े आदमी की मदद नहीं की तो वो मुझसे नफरत करने लगेगी। पहले ही मैं चोरी करके उसकी नजरों में गिर चुका हूँ, अब और नहीं, मुझे इस बूढ़े बाबा की मदद करनी है, चाहे कुछ भी हो। यूं वो उस बूढ़े आदमी की ओर चला जाता है। जैसे ही वो वहां जाता है, बूढ़ा आदमी वहां से गायब हो जाता है। यह देख नंदू बहुत चौंक जाता है। तभी रहस्यमयी दरवाजा कहता है, नंदू, तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, तुम्हारे अच्छे स्वभाव और नेक दिल की वजह से तुम इस परीक्षा में खरे उतरे। अब तुम यहाँ से जितना चाहे उतना सोना और हीरे ले जा सकते हो। नंदू ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है। वो रहस्यमयी दरवाजे से सोना और हीरे लेकर अपने पत्नी के साथ हंसी खुशी से जीवन बिताने लगता है। शेषनाग ने बचाई बकरी की जान।
एक गांव में रमेश अपने परिवार के साथ रहता था। उसकी एक बेटी थी सीता। सीता को जानवरों से बड़ा ही लगाव था। एक दिन रमेश लकड़ियां तोड़ने जंगल जाता है कि उसे एक प्यारी सी बकरी दिखाई देती है, जिसे देखकर रमेश को उस पर दया आती है। कितना प्यारा बच्चा है ये, बिल्कुल मेरी सीता के जैसे। चलो मैं इसे घर ले जाता हूँ। सीता इसे देखकर बहुत खुश हो जाएगी। वैसे भी उसे पालतू जानवर बहुत पसंद है। रमेश ऐसा सोचकर उस बकरी को घर ले आता है। सीता बकरी के बच्चे को देखकर बहुत खुश हो जाती है। वो उसे प्यारी नाम देती है और कहती है, प्यारी, आज से तुम्हारा नाम प्यारी है। तुम मेरी दोस्त बनोगी, मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगी। सीता प्यारी के साथ खेलती कूदती और साथ में ही रहने लगती है। उन दोनों की अच्छी और पक्की दोस्ती बन गई थी। प्यारी को बात करना नहीं आता था, पर वो बहुत ही समझदार थी। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं। प्यारी अब दूध देने लगती है, जिसे बेचकर रमेश को अच्छे खासे पैसे मिलने लगते हैं। दरअसल प्यारी जब से घर आई थी, तब से ही रमेश की पैसों की परेशानियां दूर हो गई थी। ये सब जब उसके भाई की बीवी रमा को पता चलता है, तब वो महेश से कहती है, अरे आपके भाई को देखा कैसे पैसे कमा रहा है। वो जो प्यारी बकरी है ना, वो उसके लिए बहुत ही लाभदायक है। प्यारी को कुछ दिनों के लिए मांग कर लेकर आओ हमारे घर। हो सकता है हमारे भी भाग्य बदल जाएंगे। रमा की बातों में आकर महेश अपने भाई रमेश के पास जाकर प्यारी को मांगता है, पर तब रमेश कहता है, सुनो महेश, तुम मुझसे पैसे मांगते तो मैं बिना कुछ कहे दे देता, पर मैं प्यारी को तुम्हें नहीं दे सकता। मेरी बेटी सीता प्यारी के बगैर रह ही नहीं सकती। अरे तू भाई के लिए इतना भी नहीं कर सकता? मैंने थोड़ी ना तेरी धन दौलत मांगी थी, बस कुछ दिनों के लिए प्यारी को ही तो मांगा था। महेश गुस्से से घर चला जाता है। अपनी बीवी रमा को सब बताता है। तब रमा को भी बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है, देखा तुम्हारे भाई को, मैं तो कहती हूँ कि उस प्यारी को अब किडनैप ही कर लो। हमें प्यारी नहीं मिल सकती तो उसके पास भी नहीं रहने देंगे हम उस प्यारी को। रमा महेश को और भड़काती है। महेश रात में प्यारी को चुपके से उठा लेता है और उसे एक कसाई को बेच देता है। महेश पैसे लेकर घर आता है। पैसों को देखकर रमा बहुत ही खुश हो जाती है। अब देखते हैं कि वो क्या करते हैं। बड़े आए, मेरी बेटी सीता रह नहीं सकती प्यारी के बगैर। अब कहाँ से लेकर आओगे प्यारी को? कल तो उस प्यारी का आखिरी दिन होगा। रमा और महेश बहुत खुश थे, तो उधर प्यारी को न पाकर रमेश और उसका परिवार दुखी हो गया था। सीता का तो रो रो कर बुरा हाल हो गया था। तब सीता रमेश से कहती है, पिताजी पिताजी पिताजी, प्यारी कहाँ गई है? पता नहीं प्यारी किस हालत में होगी। पिताजी मुझे प्यारी चाहिए, अभी के अभी मुझे प्यारी ला कर दीजिए। रमेश पूरे गांव में प्यारी को ढूंढता है, पर उसे प्यारी कहीं दिखाई नहीं देती। उसे अपनी बेटी की हालत देखी नहीं जाती। तब सीता की माँ कहती है, देखिए तो सीता की क्या हालत हो गई है रो रो कर। मुझे तो आपके भाई पर ही शक हो रहा है, कहीं उसी ने तो हमारी प्यारी को नहीं चुराया। हमारी प्यारी गर्भवती है जी, उसे कुछ हो गया तो? अरे नहीं नहीं, मैं तो उसके घर भी जाकर आया हूँ, प्यारी वहां भी नहीं है। लेकिन तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मैं कुछ भी करके प्यारी को ढूंढ लाऊंगा। सीता की माँ मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगती है, हे भगवान, मेरी सीता बेटी संभल जाएंगी, पर मेरी प्यारी को बचा लो। वो किसी कसाई के हाथ लग गई तो उसके साथ साथ उसका बच्चा भी इस दुनिया से विदा हो जाएगा। हे भगवान, एक माँ के लिए प्रार्थना कर रही है, भगवान इस माँ की लाज रख ले। उधर प्यारी को एक कसाई अपने मटन शॉप लेकर जाता है। प्यारी को सब समझ आता है। वो रोने लगती है, चिल्लाने लगती है, पर उस कसाई को उस पर दया नहीं आ रही थी। वो प्यारी को मारने ही वाला था कि तभी वहाँ शेषनाग प्रकट होते हैं। वो उस कसाई को काट लेते हैं और प्यारी को बचा लेते हैं।
प्यारी शेषनाग के साथ घर वापस आती है। प्यारी को देखकर सब खुश हो जाते हैं। सीता तो प्यारी के गले लग जाती है। शेषनाग को देखकर सीता की माँ कहती है, शेषनाग जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारी प्यारी की जान बचा ली। तब शेषनाग सीधे महेश के घर जाता है और रमा और महेश को लपेट लेता है। वो दोनों जान बचाने के लिए चिल्लाने लगते हैं। तब रमेश और उसकी बीवी वहां पहुंच जाते हैं। तब महेश और रमा प्यारी को किडनैप करके उसे कसाई को बेचने की बात कबूल करते हैं और माफी मांगते हैं। तब सीता की माँ कहती है, शेषनाग जी, माफ कर दीजिए इन दोनों को। आज के बाद वो कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे। शेषनाग वहां से चले जाते हैं। रमा और महेश माफी मांगते हैं और उनका धन्यवाद भी करते हैं। वो दोनों उन्हें माफ करके अपने घर आते हैं। इस तरह से शेषनाग की वजह से सीता को उसकी प्यारी वापस मिलती है और कुछ ही दिनों के अंदर प्यारी एक प्यारे से बच्चे को जन्म देकर खुशी से रहने लगती है।